नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज हम देखेंगे विषय विज्ञान पेपर 2 के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक। और इसी टॉपिक से संबंधित आपको मिलेंगे 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, जहां पर इस टॉपिक से जो पीवाई की क्वेश्चन है वो भी प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके लिए लेकर हाजिर है। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पर हम वीडियो में रखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं हमारे मुख्य प्रश्नों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पश्मीना ऊन नामक अत्यंत महीन और गर्म ऊन निम्नलिखित में से किस जंतु के बालों से प्राप्त की जाती है? तो यहां पर पश्मीना ऊन जो है ये भेड़, बकरी या ऊंट या लामा, इन चार विकल्पों में से आपको देना है अपना उत्तर। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न जो है ये पूछा गया प्रश्न है, तो निश्चित रूप से ये हमारा पीवाई क्यू क्वेश्चन है, तो आप इसका उत्तर जरूर जानते ही हैं और कई बार इससे घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर हमारा उत्तर रहेगा कश्मीरी बकरी। देखिए पश्मीना एक विश्व प्रसिद्ध और अत्यंत महीन प्रकार का जो ऊन होता है, जो मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र जो होते हैं, है ना, लद्दाख, कश्मीर, इनमें पाई जाने वाली जो एक चांगथंगी या कश्मीरी बकरियों के शरीर पर मौजूद कोमल जो बाल होते हैं उनसे ये प्राप्त किया जाता है ना। और ये बकरियां क्या करती हैं कि जो अत्यधिक ठंडे वातावरण होते हैं उन वातावरण में लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड में ये खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर पर इन कोमल बालों की परतों को विकसित करती है। तो यहाँ पर पश्मीना जो ऊन होता है वो हमें मिलेगा कश्मीरी बकरी से, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये किसी भेड़ से प्राप्त ऊन नहीं है, ये कश्मीर की पहाड़ी बकरी का टैलेंट है। और इसका सॉल जो होता है वो 6 स्वेटर बराबर जितनी गर्मी देता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों के पालन पोषण के विज्ञान को क्या कहा जाता है? देखिए रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए जो रेशम के कीटों को पालने के पोषण के विज्ञान को यदि हम बात करें, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर या सिल्वीकल्चर, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी के साथ में सेरिकल्चर। जी हाँ, सेरिकल्चर जो होता है जहां पर रेशम उत्पादन के लिए रेशम के जो कीड़े होते हैं, जो बॉम्बिकस मोराई ने कहा जाता है, इनको पालने की प्रक्रिया जो होती है वो सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन जो होता है वो कहलाता है। और ये कीड़े जो होते हैं ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अपने जीवन चक्र के दौरान कोकून का निर्माण करते हैं जिससे कि रेशम का धागा जो है वो प्राप्त होता है। चलिए आगे लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपने मुख से जो पतला रेशा निकालता है वह रासायनिक रूप से मुख्य रूप से क्या होता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है या सेल्यूलोज होता है? तो देखिए रेशम का जो कीड़ा होता है वो मुख्य रूप से अपने मुख से जो पतला रेशा निकालता है वो रासायनिक रूप से क्या रहेगा? तो वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी के साथ में प्रोटीन। जी हाँ, रेशम के कीट का कैटरपिलर जो होता है वो अपने जीवन चक्र में जब कोकून बनाने के लिए तैयार होता है तो वो अपने सिर पर अंग्रेजी के 8 अक्षर, है ना, अंग्रेजी के जो 8 अक्षर हम बोलते हैं के आकार में इसको घुमाता है। और इस गति के दौरान वो अपने लार ग्रंथियों से एक पदार्थ स्रावित करता है जो मुख्य रूप से प्रोटीन, जो कि फाइब्रोइन और सेरोनिन का बना होता है, ये हवा के संपर्क में आते ही सूख कर कठोर रेशे में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और विकल्प सी जो होगा वो हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कपास के पौधे से कपास के बीजों को रगड़कर कंघी के द्वारा अलग करने की जो पारंपरिक और आधुनिक प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए बात यहाँ पर जो कॉटन के पौधे होते हैं, कपास के पौधे होते हैं, उससे कपास के बीजों को रगड़कर कंघी के द्वारा अलग करने की प्रोसेस, इसे ओटाई, कताई, बुनाई, बंधाई क्या कहा जाता है? तो देखिए इससे हम
ओटाई कहते हैं, है ना। कपास के जो फल होते हैं, कपास के जो गोलक होते हैं, जब वो फूल कर पक कर फट जाया करते हैं तो उनमें से रुई और कपास के बीज, जिन्हें हम बिनौले भी कहते हैं, कि एक साथ हमें मिलते हैं। अब रुई से इन बीजों को हाथों के द्वारा या आधुनिक मशीन कंघियों के द्वारा अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, इस यांत्रिक प्रक्रिया को कपास की ओटाई या गिनिंग कहा जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। और ओटाई के बाद ही जो रुई होती है वो धागा बनाने के लिए तैयार हो सकती है। तो चलिए, फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर हुआ। आगे लेते हैं अगले प्रश्न पर। ऊन उत्पादन की प्रक्रिया में भेड़ों के बालों को त्वचा की एक पतली परत के साथ शरीर से उतारने के बाद उन्हें बड़ी टंकियों में डालकर धोया जाता है ताकि धूल और ग्रेस निकल जाए। इस धोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे छटाई, अभिमार्जन, कताई या रेटिंग? तो यहाँ पर बहुत सरल सा प्रश्न है, पर इस प्रश्न का जो विकल्प है वो हमें समझना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो होगा अभिमार्जन। अब देखिए, अभिमार्जन क्या होता है? तो अभिमार्जन को यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। भेड़ बकरी के शरीर से जो बाल हम उतारते हैं, उन बालों में क्या होता है, बहुत सारी धूल, मिट्टी, पसीना और प्राकृतिक चिकनाई होती है। और इसे साफ करने के लिए बालों को डिटर्जेंट और गर्म पानी की जो बड़ी बड़ी टंकियां होती है, उन टंकियों या मशीनों से गुजारा जाता है। और शुद्धिकरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया जो होती है, इसी को हम अभिमार्जन या फिर इसे स्काउरिंग कहा जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। और निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पूरी तरह मानव निर्मित सिंथेटिक है? इसे प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा माना जाता है, जिसे कोयला, जल और वायु से बनाया गया था। तो यहाँ पर रेयन, नायलॉन, कपास या जूट? तो देखिए, बात यहाँ पर मानव निर्मित रेशे की हो रही है। और मानव निर्मित रेशे में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में, वो हो जाता है नायलॉन। जी हाँ, नायलॉन जो है, इसका आविष्कार की यदि बात की जाए तो ये 1931 में इसका आविष्कार हुआ था, है ना। और ये दुनिया का पहला ऐसा रेशा था जिसे बनाने में किसी भी प्राकृतिक पौधे या जंतु या कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया था। इसे पूरी तरह कोयले, पानी और हवा के रसायनों से प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। और ये रेशा काफी ज्यादा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। चलिए आगे लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मानव निर्मित रेशे को कृत्रिम रेशम कहा जाता है? क्योंकि इसके गुण अलसी रेशम जैसे होते हैं, परंतु इसे लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन, एक्रिलिक? तो यहां पर हमारा उत्तर यदि हम देखें तो हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है रेयन। ऑप्शन सी के साथ में ये बनेगा हमारा उत्तर। देखिए, रेयन जो होता है ये क्या होता है, एक अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। और इसे प्राकृतिक स्रोत जैसे काष्ठ, लुगदी या सेल्यूलोज को रासायनिक उपचार देकर के प्रयोगशाला में से बनाया जाता है। और चूंकि इसकी जो चमक होती है, बनावट होती है और कोमलता होती है, वो बिल्कुल प्राकृतिक रेशम के जैसी हुआ करती है। और ये बिल्कुल असली रेशम से बहुत सस्ता होता है, इसलिए इसे व्यापारिक भाषा में कृत्रिम रेशम कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ में यह हमारा उत्तर होगा, है ना। तो ये रेशम का गरीब वर्जन मान सकते हैं इसको हम। चलिए आगे लेते हैं। जूट या पटसन के पौधे से रेशा प्राप्त करने के लिए उसके तनों को कई दिनों तक बहुत बहते या ठहरे हुए पानी में डुबाकर सड़ाया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है ना। यहाँ पर जूट या पटसन की बात हो रही है। और जूट या पटसन आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से उससे उसकी जो रेशे होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए काफी दिनों तक उसे ठहरे हुए पानी या बहते हुए पानी में डुबो करके सड़ाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रेटिंग या पटसन गलाना, है ना। मतलब जो रेशे होते हैं ना, वो तने से पहले बहुत मजबूती के साथ में चिपके होते हैं। और जब उन्हें इतने दिनों तक, काफी दिनों तक पानी में इस प्रकार से डुबोकर उसे रखा जाता है, तो रेशा उसके तने से आसानी से अलग
प्राप्त हो जाता है, निकल जाता है, खींच के आसानी से उसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इसे हम रेटिंग या पर्सन गलाना कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा यहाँ पर पूरी तरह मानव निर्मित सिंथेटिक है और इसे प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा माना जाता है, जिसे कोयला, जल और वायु से बनाया गया था। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ में नायलॉन जो होगा, ये हमारा यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा और ये प्रश्न हम देख भी चुके हैं। आगे देखिए, सर्दियों के दिनों में हम जो सस्ते और रंग बिरंगे स्वेटर, शॉल, कंबल खरीदते हैं, वे असली ऊन के नहीं बल्कि कृत्रिम ऊन के बने होते हैं। इस कृत्रिम ऊन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, नायलॉन या टेरिकॉट। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, ये जो होते हैं इन्हें हम कहेंगे ऑप्शन बी के साथ में एक्रेलिक। जी हाँ, एक्रेलिक भी क्या होता है? एक संश्लेषित रेशा होता है और जिसकी गुणधर्म की बात की जाए तो ये प्राकृतिक ऊन से अत्यधिक मेल खाते हैं, है ना। और असली भेड़ या याक की ऊन बहुत महंगी होती है, उसकी देखभाल करना भी कठिन होती है। और एक्रेलिक रेशा जो होता है रसायनों से बनता है, ये हल्का, गर्म और कीट प्रतिरोधी होता है और काफी सस्ता होता है, इसलिए इसे कृत्रिम ऊन ऑर्लान भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। एक ही लंबे धागे की सहायता से हाथों या मशीनों के द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, स्वेटर बुनने को क्या कहा जाता है? बुनाई, बंधाई, नीटिंग, कताई, ओटाई। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे ऑप्शन बी के साथ में बंधाई या नीटिंग। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट का रेशा पौधे के तने से मिलता है? पौधे की जड़, पौधे के फल, पौधे की पत्ती से, पौधे के फूल के दल पुंज से। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में पौधे के फल। यहां पर हमारा उत्तर होगा। रेशम कीट के जीवन चक्र की वह कौन सी अवस्था है जिसमें वह स्वयं के चारों ओर कोकून का निर्माण करके उसके भीतर बंद हो जाता है? वो अंडा, लार्वा, कैटरपिलर या प्यूपा, वयस्क तितली। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा, रेशम कीट के जीवन चक्र की उस अवस्था की बात की जाए तो वो अवस्था यहाँ पर कहलाती है ऑप्शन सी के साथ में प्यूपा। जहाँ रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है वो 4 स्टेप में यहाँ पर गुजरता है। तो पहला यहाँ पर अंडा होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर वयस्क कीट बनता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन सी बनेगा उत्तर। काष्ठ लुगदी रासायनिक उपचार प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होने वाले मानव निर्मित रेशे का नाम बताइए जिसे वस्त्र उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन या जूट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काष्ठ लुगदी रासायनिक उपचार प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होने वाले उस रेशे की। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में रेयन। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, भेड़ के बालों से ऊन बनाने तक की प्रक्रिया यहाँ पर कौन सा रहेगा? तो देखिए, सही क्रम की बात की जाए तो कटाई, अभिमार्जन, छटाई और कताई, ये जो क्रम होता है ये यहाँ पर होता है भेड़ के बालों से ऊन बनाने तक की प्रोसेस। और जिसमें सबसे पहले कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन किया जाता है, फिर छटाई की जाती है और फिर कताई की जाती है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। रेशम उद्योग में कोकूनों से रेशम के धागों को अलग करने, उन्हें रीलों पर लपेटने की यांत्रिक जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे कताई, रीलिंग, ओटाई या रेटिंग। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है नाम रीलों पर लपेटने की प्रोसेस। तो रीलिंग ही यहाँ पर वो कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर होगा। देखिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो पेट बोतलें और जार रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से किस संश्लेषित रेशे का एक बहुत ही जाना माना रूप है? नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन सी के साथ में पॉलिएस्टर। देखिए, पेट जो होता है इसको फुल फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा।
रेशों से लंबा और मजबूत धागा बनाने की प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसे हम ओटाई, कताई, बुनाई, अभिमर्जन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में कताई जो है वो यहाँ पर इसे कहेंगे। बाजार में मिलने वाला टेरिकॉट कपड़ा निम्नलिखित में से किन दो रेशों को आपस में मिलाकर ब्लेंड करके तैयार किया जाता है? टेरिलॉन और कपास, नायलॉन और जूट, रेयन और ऊन, पॉलिएस्टर और रेशम। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है टेरिलिन और कपास। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले पायदान, गद्दे और मजबूत रस्सियां बनाने के लिए नारियल के बाहरी छिलके से जो रेशा निकलता है उसे क्या कहते हैं? जूट, क्वायर, फ्लैक्स, रेयन। तो यहाँ पर हम कहेंगे उसे क्वायर या नारियल जटा उसे कहा जाता है। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। देखिए, नारियल का जो फल होता है उसका सबसे जो बाहरी आवरण होता है जो कि कठोर और रेशेदार आवरण होता है ना, और उनसे प्राप्त होने वाले जो भूरे रंग के मजबूत रेशे होते हैं ना, क्वायर या नारियल की जटाएं कहा जाता है। चलिए, अगला देखिए, संश्लेषित रेशे वास्तव में बहुत छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों को जोड़ करके बनाई गई होती है और बड़ी श्रृंखला होती है। इस बड़ी इकाई को विज्ञान में हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बन जाता है वो बन जाता है पॉलीमर, बहुलक, परमाणु मिश्रण तत्व। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट के साथ में पॉलीमर या बहुलक, है ना। क्योंकि यहाँ पर पॉलीमर में क्या होता है कि जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़ी श्रृंखलाएं बनाने का काम करती है। चलिए, भारत के किस विशेष दुर्गम और ठंडे क्षेत्र में याक नामक जंतु के शरीर के बालों से ऊन प्राप्त करना एक आम दैनिक जीवन प्रक्रिया है? थार, मरुस्थल, तिब्बत और लद्दाख, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिमी घाट। यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है तिब्बत और लद्दाख। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली पॉलिथीन और थैली या पीवीसी पाइप किस प्रकार के प्लास्टिक के उदाहरण है जिन्हें गर्म करने पर भी आसानी से पिघल करके अपना आकार बदल लेते हैं? इन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, बैकलाइट कहते हैं, या मेलामाइन कहते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो कहलाते हैं, और ये से प्लास्टिक क्या होते हैं, गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और जिसे ठंडा करके किसी भी नए आकार में बार बार ढाला जा सकता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, बिजली के स्विच, प्लग और बर्तन के हत्थे बनाने के लिए विशेष प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो गर्म करने पर नहीं पिघलता और बिजली का कुछ अलग भी होता है। तो उस प्रकार के प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? तो इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या बैकेलाइट इसे कहा जाता है, जो एक बार सेट होने के बाद में बार बार पिघलता नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने वाले दस्तों के कपड़ों पर किस विशेष प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे पूरी तरह अग्निरोधक बनाती है? बैकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन या रेयन। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में मेलामाइन। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पर रेशे एवं वस्त्र अध्याय का शिक्षण समाप्त करने के बाद छात्रों की व्यवहारिक ज्ञान को जांचने के लिए सबसे प्रामाणिक मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को बोर्ड पर लिखे प्रश्न के उत्तर बिना देखे कॉपी में लिखने को कहना, बच्चों को घर से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के रेशे लाकर एक स्क्रैप बुक में चिपकाने, उनके स्रोतों के नाम लिखने का प्रोजेक्ट देना, कक्षा में सबसे कठिन रासायनिक सूत्रों को ऑरल टेस्ट लेना, या फिर पूरी क्लास को डांटना कि किसी के नंबर कम नहीं आना चाहिए। तो ये विकल्प बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, जो कि बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क होगा जहां पर वो रेसों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। चलिए, इतिहास के झरोखे से विज्ञान के अनुसार दुनिया में सबसे पहले रेशम बनाने की गुप्त तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ था जिसने हजारों सालों तक राज को दुनिया से छिपा कर रखा? भारत, चीन, मिस्र या इटली? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें इतिहास के झरोखे से विज्ञान के अनुसार
दुनिया में पहले रेशम बनाने की गुप्त तकनीकी ज्ञान या उस आविष्कार के ऊपर जिसे कई सालों तक, कई हजारों सालों तक यहाँ पर इस राज को दुनिया से छिपा कर रखा गया था। तो ये राज यहाँ पर सबसे पहले जो था वो किसके पास था? वो चीन के पास था। ऑप्शन जो बी है वो हमारा उत्तर है। चलिए, मिस्र, प्राचीन मिस्र में नील नदी के किनारे कपास के साथ साथ अन्य प्राकृतिक पादप रेशे की खेती की जाती थी, जिसमें राजाओं के लिए कोमल वस्त्र बनाए जाते थे। जूट, अलसी या फिर नायलॉन, एक्रेलिक। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है ये होगा फ्लैक्स या अलसी। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर है। सिंथेटिक मानव निर्मित कपड़ों की उस मुख्य विशेषता या कमी को पहचानिए जिसके कारण विज्ञान प्रयोगशाला या रसोई घर में काम करते समय इन्हें पहनने की सख्त मनाही होती है। ये कपड़े बहुत महंगे होते हैं, ये हवा को आर पार नहीं जाने देते, ये आग पकड़ने पर पिघलकर शरीर की त्वचा से चिपक जाते हैं, जो अत्यंत खतरनाक है, या फिर इनका रंग जल्दी उड़ जाता है। तो देखिए, बात यहाँ पर हो रही है सिंथेटिक कपड़ों की, और यहाँ पर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर ये आग पकड़ने पर पिघलकर शरीर की त्वचा से चिपक जाते हैं, जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है। तो सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के कचरे को नष्ट करना दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्यों है? विज्ञान इसे क्या नाम देता है? यह जैव निम्नीकरणीय है, यह जैव अनिम्नीकरणीय जो हजारों सालों तक नष्ट नहीं होता, ये बहुत हल्का होता है, यह पानी में घुल जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि निश्चित रूप से जो प्लास्टिक होता है वो जैव अनिम्नीकरणीय होता है, हजारों सालों तक ये नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो आज हमारे साइंस से संबंधित क्वेश्चन थे, रेसों से वस्त्रों तक के टॉपिक के 30 क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।